नमस्कार, पर्यावरण दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पर्यावरण दर्शन में हम बातचीत करेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण और जटिल समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिसे हम सबको मिलकर समझना और समाधान निकालना आवश्यक है। लेकिन इन सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी जगह का औसत मौसम होता है और जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में बदलाव आता है उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आखिर तापमान की वृद्धि की वजह क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इन सब में सबसे खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो ज़्यादा समय तक पर्यावरण में रहती है। बढ़ती जनसंख्या और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और ईंधन का अधिक उपयोग बीते कुछ सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 30% तक बढ़ी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा मानवीय गतिविधियां शामिल हैं। तापमान बढ़ने के कारण हिम नदी पिघल रही है जिससे समुद्र में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं और कई शहरों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन का असर हम इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है। बीते कुछ सालों में कहीं बाढ़, कहीं सूखा और कहीं बेमौसम बारिश देखने को मिलता रहा है। अगर यही हाल रहा तो कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए हम सबको एक साथ कड़े कदम उठाने होंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को मान्यता दी है। जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। हर मंच पर इस पे परिचर्चा हो रही है। कई तरह के स्कीम्स बन रहे हैं, कई तरह की योजनाएं बन रही हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर आज अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और आज कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर मधुबाला जी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मधुबाला जी हमारे कार्यक्रम में। हाँ, बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे आपने मुझे यहाँ बुलाया। निश्चित रूप से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। इस पंच तत्व में दो चीज, जल और वायु, ये पूरे अगर हम पृथ्वी की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें और खुद हम अपने शरीर की बात करें तो इन दोनों का बहुत ही महत्व है। 75% भाग जल है और इस जल और वायु को हमने प्रदूषित कर दिया है। तो इसके खामियाजे हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो ट्रेंड है मौसम और जलवायु का वो बदल गया है। मौसम और जलवायु में फ़र्क है। मौसम जो क्षणिक होता है, हम जैसे गर्मियों में गर्मी के मौसम को देखते हैं, जाड़ों में जाड़े के मौसम को देखते हैं, और जलवायु जो है वो लॉन्ग टर्म तक, जिसमें परिवर्तन होने के बाद उसका लंबे समय तक असर होता है, वो जलवायु है। और जलवायु सभी मौसम विज्ञान परिस्थितियों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत ये हम कहते हैं भारत जो है वो विविध जलवायु वाला देश है। तो यहाँ विविध जलवायु हैं और इस जलवायु की अपनी अलग महत्ता है। जी, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें हम डेली चर्चा में करते हैं। पर्यावरण है, जलवायु है, मौसम है, लेकिन वाकई में हम जो उसका सार है, क्या होता है पर्यावरण, क्या है जलवायु और क्या है मौसम, कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ये जानते और समझते बहुत कम है। तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मौसम, जैसे हम अगर कहते हैं कि भारत में
कई मौसम आते हैं। मुख्यतः हम देखते हैं जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, बसंत ऋतु की जो हम बात करते हैं वो हमारा मौसम है। और अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो ये मौसम विज्ञान जो सारी परिस्थितियां हैं उनको दर्शाता है, वो जलवायु है और ये व्यापक पैमाने पे है। अगर हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आज अगर जलवायु परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि मार्च के महीने में हम 42 डिग्री तापमान को झेल रहे हैं। और हम अगर 42 डिग्री को झेल रहे हैं मतलब कि इससे पीछे हम नहीं जाने वाले हैं। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना होगा। और अगर मैं भारत की बात करूं तो हम कहते हैं कि 1990 तक हमारा जो जलवायु था, 60 वर्षों तक हम देखेंगे तो हमारा तापमान कांस्टेंट था 14 डिग्री सेल्सियस पे। 1991 से 98 मात्र 8 वर्षों में इसमें बढ़ोतरी होती है और ये तापमान 14.52 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये 5-2 डिग्री आधे से अधिक 1 डिग्री भी तापमान हमारा बढ़ता है तो उसके बहुत असर पड़ते हैं। और जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दुनिया भर में जलवायु पे जो अध्ययन करती है और कहाँ क्या हो रहा है उसको देखती है, उसके अनुसार हमारे विश्व के मौसम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि हम 4 डिग्री तक बढ़ गए हैं और इसके दुष्परिणाम चाहे वो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे फसलों पे, हमारे जो खाद्यान्न है, हमारा GDP है, हमारा मौसम है, उन सब पे स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि अब जो हमारे गर्मियों में होने वाले फसल और फल हैं वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है और जो जाड़े में होने वाले हमारे फसल थे उनमें कमी देखी जा रही है। जैसे साधारण सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जो ठंडे मौसम में होने वाले फल जैसे थे सेब, आलू बुखारा, इन सब में भारी कमी आ रही है क्योंकि तापमान इतना बढ़ गया है कि अब ठंडे प्रदेशों में भी ठंड उस तरह से नहीं है, वहाँ भी गर्मी और तापमान के अंतर में भारी कमी देखी जा रही है। तो और आप देख लीजिए जो गर्मियों में फल होते थे तरबूज, खरबूज, वो आपको सालों भर मिल रहे हैं। उसी तरह से अनाज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा, जिसको कि अब प्रमोट किया जा रहा है और केंद्रीय स्तर पे भी इन मोटे अनाजों को खाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से इन अनाज और इन फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी देखी जा रही है और जो जाड़े में हमारे जैसे चावल गेहूं के फसल में हमें कमी मिल रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अब बीमारियों की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसे, जैसे डेंगू का मैं उदाहरण दूं आपको, तो वो सिर्फ हमारे यहाँ होता था कि गर्मियों से बारिश के समय से शुरू होता था और दीपावली के पहले तक मच्छर समाप्त हो जाते थे। अब ऐसा नहीं, अब दिसंबर में भी वो डेंगू के मच्छर हैं, पनप रहे हैं और लोगों को उससे बचना चाहिए, वो उसको काट रहे हैं। तो ये सीधे सीधे देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन, और अब सिर्फ ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, अब ये ग्लोबल बॉयलिंग हो रहा है। तात्पर्य यह है कि अब धरती गर्म नहीं हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा धरती उबल रही है। तो ये गर्मी जो बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमें अपनी सारी दिनचर्या, रहने के, खाने के, कपड़े पहनने के, उन सब में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इतने तापमान को बर्दाश्त कर सकें। 50 डिग्री आम बात हो गई है। आज हम अपने बिहार की बात करेंगे, कई जिलों में 50 डिग्री हमारा तापमान चला जा रहा है। 50 तक तो हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन 55 के आगे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
तो बहुत से आपने कहा, मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2024 जो रहा है वो सबसे गर्म वर्ष भी कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। और मौसम परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन की बात करें तो हम सभी महसूस कर रहे हैं कि जाड़ा जो है वो काफ़ी देर से आता है, काफ़ी जल्दी चला जाता है। गर्मियों का जो मौसम सितंबर अक्टूबर तक में हमें घरों में एसी चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हमें बहुत सचेत होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन मुझे लगता है दो मेजर फैक्टर्स मुझे लगता होते होंगे, प्राकृतिक कारण जो होंगे सो होंगे, और हम मनुष्य भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपनी करनी से जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या क्या ऐसी गलतियां हम सब मनुष्य करते जा रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा और बहुत प्रासंगिक बात उठाई आपने कि प्राकृतिक कारण, जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक कारणों को बहुत कम देखा जा रहा है। ये ज़्यादातर मैं ये कहूँ कि अधिकांश ये हमारी जो गतिविधियाँ हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, उन्हीं का ये दुष्परिणाम है। हमने इतने ज़्यादा विकास की ओर और इतने ज़्यादा अंधाधुंध, मैं ये कहती हूँ कि आज से अगर कुछ दशक पहले हम जाएंगे, हम स्वच्छ वातावरण में थे, हमारे वायु इतने प्रदूषित नहीं थे, हमारा जल इतना प्रदूषित नहीं था, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, गर्मी के समय में गर्मी होती थी, जाड़े के समय में ठंड पड़ती थी, बारिश के समय में बारिश होती थी, जून से जुलाई में बाढ़ आता था। अब तो बारिश की शुरुआत ही होती है जुलाई से, मिड जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जाता है। जाड़े को अब एक नया नाम दिया गया है बिहार में, और वो कहा जा रहा है हॉट विंटर, मतलब कि गर्म जाड़ा। तो हम दिसंबर में कपकपाती ठंड का सामना करते थे, लेकिन अब हम दिसंबर एंड के बाद अचानक ठंड शुरू होती है और फिर वो अचानक समाप्त हो जाती है। तो ये हमारी जो गतिविधियां, क्रियाकलाप हैं, उसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, वृक्षों को काटना। हम विकास, इतना ज़्यादा विकास के क्रम में, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो या फिर ओवर ब्रिजेस हो या पुल पुलिया मेट्रो जो भी हो, उसकी वजह से बड़े बड़े बिल्डिंग, कंक्रीट के शहर को हम बसा रहे हैं और हमने वृक्षों को काटना जो शुरू कर दिया है और काट रहे हैं। हमारे यहाँ खेतों की कमी हो गई है और सब जगह बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं। एक तो हमारी वो गलती हो गई है। दूसरा, हम जो इतने अंधाधुंध एसी, अब तो लोग घरों में, कार्यालयों में, गाड़ियों में, हर जगह एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एसी आपको अंदर से कूल कर रहा है, बाहर में वो तापमान को बढ़ा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इसके पीछे जो मेन कारण है, जैसे घरों में हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रिज जब शुरुआत में, पहले फ्रिज नहीं था, हम बहुत अच्छे से रहते थे, अब फ्रिज आ गया शुरू में, तो हम जाड़े में फ्रिज को बंद कर देते थे। अब हम क्या करते हैं, हम सालों भर उस फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और तो और जब हम घरों से बाहर जाते हैं तो हम घर में फ्रिज और एक लाइट को जलता हुआ छोड़ के जाते हैं। अब इस फ्रिज और इस एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे वातावरण में 1700 साल तक सक्रिय रहता है। 1700 साल तक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से 250 गुना ज़्यादा धरती को गर्म कर रहा है। हमें ये पता ही नहीं है। हम फ्रिज को भी चला रहे, एसी तो हमें कूल कर रहा है, बाहर में हम सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। छोटी छोटी अब फसलों में, कोई भी खेती में उत्पादन जो है वो बिना नाइट्रोजनस ऑक्साइड के नहीं हो रहे हैं। मतलब हम नाइट्रोजनस उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नाइट्रोजनस ऑक्साइड उत्पन्न कर रहा है, और वो भी हमारी धरती को बहुत तेज़ी से गर्म कर रहा है। हम पूर्व में जो है ऑर्गेनिक चीज़ों को, जैसे अगर फसलों पे कीड़े लगे तो हम राख का छिड़काव करते थे, या छोटे छोटे चीज़ हम ऐसे करते थे। अब हम सीधे उर्वरक, पेस्टिसाइड्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे हमारी धरती बहुत तेज़ी से गर्म भी हो रही है और मिट्टी की उर्वरकता को भी हम ख़त्म कर रहे हैं। अब जो इतने सारे केमिकल प्रोडक्शन जो हो रहे हैं, जैसे आप टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उस टूथब्रश के लिए कितनी सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं,
उन फैक्ट्रियों का प्रदूषण जो हो रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने अपनी पारंपरिक शैली को, अपनी जो हमारी एक परंपरा थी, जो हमारा एक प्राकृतिक रहने का स्वभाव था, उसको हम छोड़ करके और बहुत आधुनिकता की ओर बढ़ गए हैं। और इस आधुनिकता के पीछे हमने कहीं ना कहीं अपनी पूरी इस जलवायु और पर्यावरण को बर्बाद कर दिया है। और मैं आपको कहती हूँ कि इसके लिए अभी जिस तरह से हमारा तापमान बढ़ रहा है, जिस तरह से हम प्रदूषित कर रहे हैं, उसके लिए हमें 5 लाख करोड़ वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। सिर्फ एक दिन कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर कुछ वृक्षारोपण कर लें, उससे काम नहीं चलना है। और वृक्ष का मतलब छोटे पौधे नहीं हैं, हमें बड़े वृक्ष लगाने होंगे। हमें ऐसे वृक्ष, जैसे आप देखें हमारे यहाँ जो वृक्षों की पूजा होती है पारंपरिक तरीके से, पीपल का वृक्ष, बर एक पेड़ होता है, ये सब इनके पीछे एक बहुत साइंटिफिक लॉजिक है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ये देते हैं। तो हमें ऐसे पेड़ों को और हर जगह लोगों को इसमें प्रयास करना होगा। हम सिर्फ इसके लिए किसी सिस्टम को या सरकार को दोष नहीं दे सकते, हमारी भी जागरूकता। हम डिओड्रेंट, आप जितनी यंगस्टर से बात करें वो डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं, डिओड्रेंट से भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है और ये धरती गर्म हो रही है। हम क्या करते हैं, हम खास करके आप देखेंगी सरकारी घरों में, सरकारी कार्यालयों में बिजली का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। हम बोतल बंद पानी को तवज्जो देने लगे हैं। ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट पैदा कर रहे हैं। हम अब एक एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, एक एक लोगों के पास 2-2 मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, टैब हैं, और वो सबको ऑन करके हम हमेशा रखते हैं। अब उससे जो चीज़ें निकल रही हैं वो कार्बन फुटप्रिंट पैदा हो रहा है। यानी कि हम अपनी दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम नहीं करते थे, और वो कहीं ना कहीं जलवायु को, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है। जैसे कि एसी, एक से अधिक कमरों में एसी चलता है, एक साथ अलग अलग कमरों में लाइट जलती रहती है। एसी, फ्रिज, तो जैसे आप बता, फ्रिज तो हम घर में नहीं रहते हैं तब भी 24/7 फ्रिज जो चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं हमारी आदतों में शुमार हो गया है। और इसका खामियाजा जो है पर्यावरण जो है हमें जलवायु परिवर्तन के रूप में दे रही है। और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में हम पूर्वानुमान, जो मौसमों का पूर्वानुमान होता था, वो सटीक नहीं हो पा रहा है, या कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो हमें सडनली याद दिलाती है कि पर्यावरण जो है अब बर्दाश्त करने के लिमिट से बाहर हो रहा है। हमें सचेत होने की आवश्यकता है। कई तरह की आपदाएं, सुनामी है, भूकंप है, इस तरह की आपदाएं भी बहुत अधिक देखी जा रही है और जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका या सटीक नहीं हो पा रहा है। क्या ये भी हमारे जलवायु परिवर्तन का नतीजा है? हाँ बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि हमारा देश, या हम अपने प्रदेश की बात करते हैं तो ये सुपर मॉल है आपदाओं का। यहाँ पे हर तरह की आपदाएं मिल रही हैं। और अभी आप देखेंगे एक घटना बहुत ज़्यादा, खास करके अभी बारिश के मौसम में बिजली जो कड़क रही है और बिजली जो गिरती है, वज्रपात जिसको कहते हैं, ये तो कंप्लीट हमारे जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। पहले इतने मौतें नहीं होती थी, अब तो एक बार जब बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो 20 से 25 लोगों की बहुमूल्य और कीमती जानें चली जाती हैं। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से ये घटनाएं, जैसे बारिश का ही आप ट्रेंड देखेंगे कि पहले बारिश होती थी, हल्की बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, फिर धीमी बारिश हुई, अब अचानक से वो फ्लैश फ्लड क्यों हो रहा है? इतनी ज़्यादा बारिश अचानक से, यानी कि 1 महीने में जितनी वर्षा होगी वो एक दिन में या 24 घंटे में, 48 घंटे में उतनी बारिश हो जा रही है, और उसकी वजह से पानी इकट्ठा होकर के और बाढ़ का भी सामना। तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से। भूकंप की जहाँ बात आपने कही, तो भूकंप तो ऐसे भी हमारी धरती के अंदर लगातार हलचल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े भूकंप की अगर हम बात करेंगे तो 1934 बिहार का सबसे बड़ा भूकंप था। 8.3 की तीव्रता थी उस भूकंप की। बिहार और नेपाल के बॉर्डर को मिलाकर 25,000 लोगों की जानें गई थी। 1934 के पहले अगर आप आएंगे तो 1833 में उसी तीव्रता की भूकंप आई थी। 1833 के पहले आप आएंगे तो 1732-33 में भी एक बड़ा भूकंप आया था। और अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं 2034 की ओर, लेकिन इसमें 20 साल
पहले या 20 साल बाद प्लस माइनस हो सकता है। अब ऐसे में अभी जैसे इस साल की शुरुआत हुई तो एक दिन जनवरी में ही सुबह सुबह भूकंप के झटकों को हमने महसूस किया। तो हमें अब तैयार रहना होगा। हम आपदाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को, क्षति को, उसके प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं जागरूकता के द्वारा, त्वरित कार्रवाई जो प्रॉम्प्ट रिस्पांस जिसको कहते हैं, तैयारियों के द्वारा और सूझबूझ के द्वारा। जी, आपदा प्रबंधन की जहाँ तक बात है, आप आपदा प्रबंधन से भी बहुत लंबे समय से जुड़ी रही और आपदा प्रबंधन पे विशेष आपकी पकड़ है। तो अभी के मौसम को देखते हुए आपदा को रिलेटेड, क्योंकि आपने कहा कि जागरूकता और समझदारी की बहुत आवश्यकता है, तो मैं कुछ चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप टिप्स दें कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मी भी है, बरसात भी है, बाढ़ भी आ सकती है और बाढ़ में सांप भी निकलते हैं। तो हमें एक तो ये सतर्क रहना है कि जब ठनका गिरने की बात, वज्रपात, तो मैं ये कहूँगी कि जब बहुत काले घने बादल छाए रहें आकाश में, तो मेरा एक विनम्र, अभी धन रोपनी का भी समय है, तो जब वैसी स्थिति हो तो आप खेतों में काम करने नहीं जाएं, आप बाहर नहीं निकलें। और अगर आप बाहर हैं तो आप ये कोशिश करें कि किसी पक्के मकान, पक्के छत वाले घर में शरण लें। अगर आप गाड़ियों में हैं तो आप गाड़ियों को एक किनारे खड़ा कर दें जहां ऊपर वृक्ष नहीं हो, ऊपर बिजली के तार या खंबे नहीं हो, और मोबाइल को सबसे पहले आप स्विच ऑफ कर दें। तो ये छोटी छोटी सावधानी। बाढ़ की अगर हम बात करें, आप जिन इलाकों में हैं तो बाढ़ के पूर्वानुमान होते हैं, तो आप सबसे पहले ये करें कि आपके जितने जरूरी कागजात हैं आप उसको इकट्ठा करके अपने साथ रख लें। आपकी दवाइयाँ, आप सूखे खानों का प्रबंध कर लें। हमारे यहाँ सत्तू, भूजे, चूड़ा, चना, ये सब चीज़ें हैं, वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। और आप अगर पूर्वानुमान है तो आप कोशिश करें कि आप ऊंचे स्थान पे चले जाएं। सांप बहुत निकलते हैं, अभी बारिशों में सांप वो आते हैं, तो सांपों से डरना नहीं है। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में, भारत में 85% सांप जो हैं वो बिना जहर वाले हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक्स जिसको कहते हैं, और सिर्फ 15% सांप जो है वो जहर वाले सांप हैं। तो हमें घबराना नहीं है। अगर गलती से सांप ने काट लिया तो हमें ये देखना है कि उसका निशान कैसा है। तो अगर 2 ऐसे पैरेलल दंत के निशान हो सर्पदंश का, तो इसका मतलब कि जहरीले सांप ने काटा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना जहर उसने, उसके फैंग, जिसको विष वाले दांत जो है फैंग कहा जाता है, उसने उस डोज को, लीथल डोज को इंजेक्ट कर ही दिया हो। तो कुछ उसके लक्षण होते हैं, तो हमें उसमें कोई कोताही नहीं बरतना। हम जल्द से जल्द जो है वो स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं। अभी बाढ़ के समय में हर जिले में जो हमारे हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे एंटीवेनम सीरम जो सांप के काटने पे लगाया जाता है वो रखा जाता है। और अगर छोटे बहुत सारे निशान हो या एक लाइन से 3-4 निशान हो, यानी कि बिना जहर वाले सांप ने काटा है, तो हमें घबराना नहीं है। हमें बस सावधानी बरतनी है और हमें सतर्क रहना है। हमें पहले ये कोशिश करना है कि हम ऐसे जगहों, लेकिन गाँव में भी छप्पर पे और कई जगहों पे सांप आते हैं और वो जब उन्हें डर लगता है तभी वो काटते हैं। तो हमें ये सावधानी बरतनी है। भूकंप की मैं बात अगर करूं, अगर भूकंप आ ही जाए, भूकंप का कोई समय नहीं होता कि हम कब ये आएगा, और पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब ये समय आ गया है और धरती के नीचे हलचल हो रही है, तो भूकंप कभी भी आ सकता है। तो ऐसे हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, तो हमें एक ही सूत्र, फॉर्मूला है, उस पर काम करना है, और वो है झुको ढको पकड़ो पाया। हम जहां भी हैं वहां हम झुक जाएं और किसी मजबूत सरफेस के नीचे, टेबल, पलंग, जो भी हो, चौकी, उसके नीचे चले जाएं और बाएं हाथ से अपने सर को पकड़ लें और दाएं हाथ से उसके पाए को हम पकड़ लें। और जब भूकंप शांत हो जाए, कुछ सेकंड्स के होते हैं भूकंप, तो हम 2 मिनट बाद, ताकि कोई चीज़ अगर लटका हुआ हो तो हमारे ऊपर न गिरे, और तब हम सावधानी से बाहर चले जाएं। अगर हम ऊंचे 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे हैं तो हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आग लगने पे और भूकंप आने पे हमें लिफ्ट का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और 2 मिनट बाद ही हम सीढ़ियों, और भगदड़ भी नहीं मचाना, क्योंकि हम कुछ सेकंड्स में कहाँ ही चले जाएंगे भाग के। तो जब रुक जाए तो 2 मिनट बाद अपने सर को ढकते हुए और आप आराम से, बिना पैनिक हुए, बिना घबराहट
किए हुए, बिना भगदड़ मचाए हुए आराम से आप नीचे किसी खुली स्थान में चले जाएं, क्योंकि भूकंप से कोई नहीं मरता और सुरक्षित इमारतों के गिरने से, ढहने से लोगों की जानें जाती हैं। तो झुको ढको पकड़ो पाया, ये फार्मूला जिसको हम कहते हैं डक कवर होल्ड, इस फार्मूला को याद रखिए। या फिर आप घर के किसी कोने में, सुरक्षित कोना जिसके ऊपर कोई बड़े बिजली के मेन स्विच ना हो या शीशे की खिड़कियां या दरवाजे नहीं हो, आप उस सुरक्षित कोने में चले जाएं, या कोई पिलर हो वहां भी आप जा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सावधानियां जो हैं अगर हम बरतते हैं तो निश्चित रूप से हम इन आपदाओं से बचेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। बस हमें थोड़ी सूझबूझ और जागरूकता के साथ इन चीज़ों को, इन समस्याओं को से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जी, यानी कि पैनिक नहीं होना है, जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और जानकारियाँ एकत्र करके उस पर फॉलो करना है। मधु जी, बातें तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वक्त की हमारे पास पाबंदी है, तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेके मैं चाहूँगी कि चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ आप संदेश दें। जी हाँ, मेरा विनम्र आग्रह होगा दर्शकों से कि एक तो हम जो भी पंखे, बत्तियाँ, AC, फ्रिज, कूलर का इस्तेमाल तभी करें जब इसकी बहुत आवश्यकता हो। दूसरी बात, इस्तेमाल करने के बाद हम बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहते हैं कि 100 पुत्र समान एक वृक्ष है, तो हम एक वृक्ष जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि उसको सुरक्षित भी करें, उसको बड़ा भी करें। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, अगर इसके 50% लोग भी वो वृक्ष लगा देंगे तो हम आज जो जलवायु परिवर्तन की इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उससे निश्चित रूप से निजात पा सकते हैं, और इसमें सबके प्रयास से ही ये सफल है। तो आप अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएं, और उसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैंने कम से कम कहा, और उसको संरक्षित अवश्य करें। जी, आपसे बातचीत करके हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियाँ, जो सलाह आपने कार्यक्रम में दी है, उनका वो लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पे बातचीत की। इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि अगर हम अपने उपभोग पर या पुनः प्रयोग पर और रिसाइकिल पे काम करें तो बहुत हद तक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। किसी भी सिस्टम को जिम्मेवार ठहराने के बजाय आप खुद आगे बढ़ के पहल करें तो समाज जो है, हमारा ग्रह जो है वो सुरक्षित रहेगा और मनुष्य जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो इसी संदेश के साथ मैं इजाज़त दूंगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।